मैं अशोक कुमार शर्मा से आचार्य हिंदी MSJ राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। कल हमने महाकाव्य के स्वरूप के विषय में भारतीय आचार्यों के मतों का अध्ययन किया था। इस व्याख्यान में हम पाश्चात्य साहित्य में जो महाकाव्यों पर चिंतन हुआ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पाश्चात्य साहित्य में महाकाव्यों के स्वरूप पर पर्याप्त विचार किया गया है। अरस्तु से लेकर आज तक के विचारकों ने महाकाव्य के स्वरूप का विवेचन किया है। सर्वप्रथम जो विवेचन किया है पाश्चात्य विचारकों में वह अरस्तु हैं। तो अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में महाकाव्य के संबंध में कहा है या उसके लक्षण दिए हैं महाकाव्य के कि महाकाव्य में कथात्मक अनुकरण होना चाहिए, अर्थात कथा इतिहास से ली जा सकती है और उस इतिहास की कथा का अनुकरण होना महाकाव्य में आवश्यक माना है अरस्तु ने। दूसरा, महाकाव्य में 6 पदों वाले छंद की योजना की बात करते हैं अरस्तु। तीसरा, कथा वस्तु का विन्यास अन्वितियों से संगठित, आदि मध्य और अंत स्पष्ट और सुसंबद्ध होना। तो विन्यास होना चाहिए कथा का, प्रारंभ, अंत और मध्य किस प्रकार से होने चाहिए, तो ये सुगठित होना चाहिए और घटनाएं आपस में सुसंबद्ध होनी चाहिए। प्रमुख कथा की पोषक अवान्तर कथाएं, तो भारतीय आचार्यों के अनुसार जैसे प्रासंगिक कथाएं होती हैं पताका प्रकृति के नाम से जिनका हमने अध्ययन किया था, तो अरस्तु भी मानते हैं कि अवान्तर कथाएं होनी चाहिए, अर्थात प्रासंगिक कथाएं उस कथानक में होनी चाहिए महाकाव्य के में। कथा में ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पनाशीलता का पुट, तो अरस्तु मानते हैं कि इतिहास की घटना के साथ में कल्पनाशीलता भी महाकाव्य में होना आवश्यक है, क्योंकि महाकाव्य इतिहास नहीं होता है, उसमें केवल घटनाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता है, कल्पनाशीलता के आधार पर उसको आनंदमय, मनोरंजनमय और आदर्शमय बनाया जाता है। वर्णन में स्वाभाविकता, तो अरस्तु कहते हैं कि वर्णन है कथा का, महाकाव्य का, उसमें स्वाभाविकता होना अति आवश्यक है। ऐसा वर्णन नहीं हो कि वह अस्वाभाविक लगे, ऐसा लगे कि भाई ये समाज में या मानव के द्वारा हो ही नहीं सकता है ऐसा कार्य। तो वर्णन की स्वाभाविकता को भी अरस्तु आवश्यक मानते हैं। अनेक वस्तुओं, परिस्थितियों व भावों का विस्तृत वर्णन, महाकाव्य में अनेक वस्तुओं का जो उपयोग में आने वाली होती हैं, अनेक परिस्थितियाँ, घटनाएं, अच्छी बुरी, इनका और भावों का, सभी भावों का विस्तृत चित्रण होना अरस्तु महाकाव्य में मानते हैं। महाकाव्य सरल हो या जटिल, परंतु उसमें भावना और शब्दों का सुंदर सामंजस्य होना। तो अरस्तु कहते हैं कि महाकाव्य सरल भी होते हैं और जटिल भी होते हैं। तो जैसी भी स्थिति का महाकाव्य हो, जिस भी रूप का महाकाव्य हो, उसमें शब्दों का और अर्थों का सुंदर सामंजस्य होना आवश्यक होता है। महाकाव्य में महान चरित्र होने चाहिए, अरस्तु ऐसा मानते हैं, ऐसे चरित्र नहीं जो सामान्य या साधारण हों। महाकाव्य का लक्ष्य रंजन होना चाहिए, मनोरंजन, आनंद देने वाला जो है ऐसा महाकाव्य होना चाहिए। महाकाव्य का लक्ष्य आनंदप्रद, सुखप्रद, मनोरंजनप्रद होना चाहिए। अरस्तु ने इस प्रकार अपने महाकाव्यों की विशेषताएं दी हैं या महाकाव्यों के बारे में लिखा है। अगले जो पाश्चात्य वैज्ञान काव्यशास्त्री हैं वो हैं लवत्सु। लवत्सु ने भी महाकाव्यों के बारे में कहा है कि महाकाव्य प्राचीन घटनाओं के वर्णन से संबंधित होना चाहिए, अर्थात प्राचीन जो घटनाएं होती हैं उनका वर्णन होना चाहिए महाकाव्य में। दूसरा,
महाकाव्य पद्यबद्ध रचना होनी चाहिए, उसमें पद्यबद्धता होनी चाहिए। गद्य में महाकाव्य की रचना नहीं हो सकती है। तीसरा, लवस्सु ने कहा है युग की संस्कृति का चिन्ह हो। तो महाकाव्य जब लिखा जा रहा है तो उस युग की संस्कृति क्या थी, उस युग की सभ्यता क्या थी, उस युग के विचार क्या थे, इन सब बातों का भी महाकाव्य में होना आवश्यक मानते हैं लवस्सु। अगले विचारक हैं डेवनोट। तो डेवनोट ने भी महाकाव्य में प्राचीन घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध वर्णन माना है कि महाकाव्य जो है उसमें घटनाएं जो घटी हैं या जिन हम घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं वह घटना श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक घटना के बाद में एक ऐसी घटना हो जो अस्वाभाविक लगे, मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ करके, जैसे श्रृंखला होती है तो पहले से जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे में जुड़ी हुई होती है, इस प्रकार की घटनाएं वर्णित होनी चाहिए महाकाव्य में। दूसरा डेवनोट ने माना है उसमें वीर भावों का विवरण हो। तो वीर भाव अर्थात वीरत्व वाली स्थिति को प्रदर्शित करने वाला वर्णन होना चाहिए महाकाव्य में, ऐसा डेवनोट मानते हैं। अगले विचारक टिलियर्ड हैं। इन्होंने महाकाव्य के बारे में गौरवपूर्णता पर जोर दिया है। ये कहते हैं कि सबसे बेहतर जो स्थिति होती है महाकाव्य में वह गौरवपूर्णता की होती है। गौरवपूर्णता अगर नहीं है महाकाव्य में तो उसको हम महाकाव्य नहीं मान सकते हैं। तो गौरवपूर्णता में पात्र भी गौरवपूर्ण होने चाहिए, भाषा भी गौरवपूर्ण होने चाहिए, घटनाएं भी गौरवपूर्ण होनी चाहिए। जो भी चीज़ें हैं उसमें गौरवता होना आवश्यक होता है। दूसरा इन्होंने माना है समृद्धता। तो समृद्धता भी होना अति आवश्यक है महाकाव्य में, क्योंकि कथावस्तु जीवन के अधिक से अधिक सुविस्तृत पक्ष से संबंधित होनी चाहिए। समृद्धता का आशय है कि विस्तृतता होनी चाहिए। जीवन के ज़्यादा से ज़्यादा जो घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनका विवरण या उनका वर्णन महाकाव्य में होना चाहिए। तीसरा मानते हैं टिलियर्ड संयम। तो संयम भी अति आवश्यक माना है। महाकाव्य की कथावस्तु विस्तृत और संकुल होना ही आवश्यक नहीं, विस्तार और सकुलता के निर्वाह के समय संयम का भी होना आवश्यक होता है। कथावस्तु में संयम नहीं है, अर्थात कोई घटना अति विस्तृत वर्णित हो रही है, कोई कम हो रही है, तो ऐसा भी महाकाव्य में नहीं होना चाहिए। घटनाओं का वर्णन, परिस्थितियों का वर्णन, ये संयम पूर्वक ही होना चाहिए। चौथा माना है संगीतात्मकता। संगीत का होना भी अति आवश्यक है महाकाव्य में। संगीत से जो महाकाव्य है उसमें गरिमा आती है और युग की जो संस्कृति है वो संगीत के द्वारा अभिव्यक्त होती है। क्योंकि जो महाकाव्यकार होता है वो लोगों के विचार और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, उनको अपनी रचना में या महाकाव्य में वर्णित करता है, तो वह भी संगीतात्मकता के साथ होता है, तो उसमें लोक जीवन की झांकी भी दिखाई देती है। पांचवा माना है उन्होंने प्रणय और व्यंग आदि से संबंधित बातों को स्थान। तो टिलियर्ड कहते हैं कि महाकाव्य में प्रणय और व्यंग से संबंधित बातों को स्थान दिया जाना चाहिए, लेकिन इनकी जो योजना है, इनका जो वर्णन है वो एक सीमा तक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि महाकाव्य की जो गरिमा है उस गरिमा को धूमिल करने की स्थिति पैदा करे। अगले पाश्चात्य चिंतक हैं C.M. बावरा। उन्होंने भी महाकाव्य के बारे में कहा है कि महाकाव्य को बृहत वर्णनात्मक प्रबंध होना चाहिए, अर्थात बड़ा आकार में बड़ा और वर्णन करने वाला प्रबंध होना आवश्यक है महाकाव्य का। दूसरा, महाकाव्य में गंभीर और महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि छोटी मोटी जो घटनाएं हैं, ऐसी घटनाओं की अपेक्षा जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनसे समाज को
दृष्टि मिले, समाज सीख ले, ऐसी घटनाओं का वर्णन होना जरूरी है। तीसरा, पात्रों के महत्वपूर्ण और क्रियाशील जीवन पक्ष का उद्घाटन रहना चाहिए। तो जो क्रियाशील जीवन पक्ष है, निष्क्रिय जीवन का ना हो करके क्रियाशील, जिससे समाज प्रगति करे, महाकाव्य से प्रेरणा लेकर के ऐसे तत्वों का वर्णन होना चाहिए। चौथा, महाकाव्य में रंजन तत्व भी आवश्यक होता है। महाकाव्य हो उसमें मनोरंजन की स्थिति भी होनी चाहिए कि महाकाव्य को पढ़ करके और पाठक मनोरंजन भी करे अपना। पांचवा जो तत्व है वह हृदय में आत्मगौरव का संचार करने वाली घटनाएं हों, पात्र भी गौरव संचार करने वाले होने चाहिए। तो ऐसी नहीं हो कि व्यक्ति ग्लानि, जो पात्र वर्णित हो रहे हैं उनका वर्णन गौरवपूर्ण होना चाहिए, ग्लानिमय वर्णन उनका नहीं होना चाहिए कि भाई कष्ट हो या उसे देख करके व्यक्ति के मन में कोई कुंठा का भाव जागृत हो। इस प्रकार महाकाव्य में वर्णन कोई भी नहीं होना चाहिए। सीएम बावरा के बाद में केर साहब हैं, उन्होंने भी महाकाव्य के लक्षण दिए हैं। तो उन्होंने कहा है कि महाकाव्य के चरित्र बहुत व्यापक और पूर्ण होने चाहिए। महाकाव्य के चरित्र हैं या जो भी पात्र हमने उसमें लिए हैं, जिनका वर्णन हम कर रहे हैं, तो उनके वर्णन में पूर्णता होनी चाहिए और उनका जो चरित्र है वो व्यापक होना चाहिए। अनेक घटनाओं या पूरे जीवन को जीने की जो प्रक्रिया होती है उसका वर्णन होना चाहिए, केर साहब मानते हैं। दूसरा, महाकाव्य के कथानक में विचित्र गरिमा होनी चाहिए। तो गरिमा को भी केर साहब ने माना है कि गौरव या गरिमा होना भी महाकाव्य में आवश्यक होता है। आगे के आचार्य या विचारकों में डिक्सन साहब हैं, उन्होंने भी यही बात कही है कि घटना महान हो महाकाव्य की और विविध जीवन संघर्षों का चित्रण हो। तो महाकाव्य में जीवन संघर्ष जो होते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति जो प्रयास करता है, उनसे जूझता है, इस प्रकार की घटनाएं या इस प्रकार का जीवन विकास, चरित्र विकास महाकाव्य में होना चाहिए। इस तरह से डिक्सन साहब मानते हैं। तो ये उपर्युक्त जो या फिर हमने जिन पाश्चात्य विचारकों का अध्ययन किया है, उनकी विशेषताओं को लिया है, और भारतीय विचारकों ने भी जो महाकाव्य के लक्षण प्रस्तुत किए हैं, इन सभी के अध्ययन के बाद में फिर एक हम नवीन परिभाषा महाकाव्य की मान सकते हैं या दे सकते हैं। और उन तत्वों के लिए हम मान सकते हैं कि सभी ने, पाश्चात्य विचारकों ने भी और भारतीय विचारकों ने, निम्नलिखित जो तत्व हैं महाकाव्य के, उन पर जोर दिया है या कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो समायोजित हो जाते हैं। तो पहला जो तत्व हम मान सकते हैं, सार्वभौम तत्व मान सकते हैं, वह है प्रबंधत्व एवं प्रकथन प्रवाह। एक तो प्रबंधत्व होना चाहिए, महाकाव्य एक से एक घटनाओं का जुड़ाव होना, और प्रकथन प्रवाह, जो कथन कर रहे हैं उसमें प्रवाह होना चाहिए, बहता हुआ होना चाहिए महाकाव्य की कथा का वर्णन। दूसरा, महत कथा वस्तु। कथा वस्तु है वह उच्च स्तर की होनी चाहिए, महत्वशाली होनी चाहिए, इस प्रकार का कथा वस्तु होना जरूरी होता है। तीसरा, महत उद्देश्य। तो इस पर भी जोर पाश्चात्य और भारतीय विचारकों ने दिया है कि जो कथा वस्तु है, उस कथा वस्तु को लिखने का या महाकाव्य को लिखने का जो उद्देश्य है वो महान होना चाहिए। कोई ऐसा प्रयास करना चाहिए उसमें जो समाज को संदेश दे सके। चौथा है उदात्त अव्यक्ति, सौष्ठव, साहित्यिकता एवं आवश्यक वैधानिक रूढ़ियों का पालन। जो वैधानिक रूढ़ियाँ चल रही हैं काव्य वर्णन की, उनका पालन होना भी जरूरी होता है। उदात्त अव्यक्ति होनी चाहिए, अव्यक्ति में अनुदात्त तत्व नहीं होने चाहिए जो महाकाव्य को पढ़ते समय कष्ट देने वाले हों। साहित्यिकता का होना भी उसमें आवश्यक है। ये नहीं कि वर्णन सीधे सीधे कर दिया जाए, शब्द और अर्थ का जो संयोजन है वह उचित मात्रा में संयम पूर्वक होना चाहिए। अगला जो तत्व है इसका, सफल एवं सांग रस परिपाक।
तो सफल होना चाहिए और रस परिपाक है। जो भी हम रस ले रहे हैं महाकाव्य में, वह ऐसा होना चाहिए कि उसका परिपाक हो जाए। ये नहीं कि रस को शुरू कर दिया या रस की को भावों को वर्णित करना शुरू कर दिया और रस अपनी अवस्था तक नहीं पहुंच पाया। तो परिपाक होना भी जरूरी होता है महाकाव्य में रस का। किसी भी एक रस का परिपाक हम महाकाव्य में होना मान सकते हैं। अगला, चरित्र चित्रणगत सौंदर्य। चरित्र चित्रण में भी सौंदर्य होना चाहिए। चरित्र में सौंदर्य आता है, उच्च पात्र हों, अच्छे पात्र हों, पात्रों की भाषा उनके अनुकूल हो, निम्न श्रेणी के पात्रों की भाषा निम्न वर्ग की हो, राजा की, मंत्रियों की भाषा उच्च श्रेणी की हो। तो इस प्रकार हम महाकाव्य में भाषा के बारे में, पात्रों के चरित्र के बारे में अध्ययन कर सकते हैं या नियम निर्धारित कर सकते हैं। अगला है सर्गबद्धता। सभी ने यह माना है कि सर्ग होना अति आवश्यक है महाकाव्य में, जिनकी संख्या महाकाव्य के समय, युग, परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इस प्रकार से हम आज अध्ययन किया कि महाकाव्यों का जो स्वरूप है, पाश्चात्य और भारतीय विचारकों के आधार पर वह महाकाव्य का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, ये हमने अध्ययन किया आज। हमारा व्याख्यान यहीं संपन्न होता है। धन्यवाद।